हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को प्रोबेबली ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर टाइम सही रहा कि कम टाइम में मेरा कंसेप्ट पढ़ा के हो गया तो आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक है, सो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑल अबाउट रियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के बारे में जितनी बातें थी उतनी बातें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर ली। पहले लेक्चर में हमने देख लिए जितने भी लॉज थे। ठीक है, और फिर आगे चल के हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में अच्छे से जान लिया। फिर एक लेक्चर मैंने डिफ्यूज़न इफ्यूज़न पे बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वेलोसिटीज़ के बारे में जाना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखा, और फाइनली आज हम लोग देखेंगे रियल गैसेस के बारे में। ठीक है, सो आइडियल गैस रियल गैस में क्या फ़र्क होता है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो आइडियल गैस है वो एक ऐसी गैस है जो कि हाइपोथेटिकल है। ओरिजिनली जितनी गैस हम लोग आजू बाजू देखते हैं वो सब कौन सी है, रियल गैस है। ठीक है, तो रियल गैस कब आइडियल हो सकती है, कब नॉन आइडियल होती है, कौन सी कंडीशंस होती हैं, रियल गैस इक्वेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक डिफरेंस इनके बीच का, रियल गैस और आइडियल गैस का। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डिफरेंस को जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में, पेज नंबर 152 पे। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि आइडियल गैस जो होती है वो हर एक लॉ को फॉलो करती है, मतलब बॉयल्स लॉ भी फॉलो करती है, चार्ल्स लॉ भी फॉलो करती है, मतलब PV = nRT उसमें होता है। बट रियल गैस क्या करती है, उससे डेविएशन दिखाती है, मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। इसमें मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, इसमें इलास्टिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स को मैं लिखता हूँ। हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। सो जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ पे रियल गैस और यहाँ पे आइडियल गैस, उल्टा हो गया, कोई नहीं। ठीक है, सो रियल गैस जो होती है इसको नॉन आइडियल गैस भी आप लोग बोल सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा था फिजिक्स में, हम लोगों ने देखा था आइडियल पुली, राइट। आइडियल पुली मतलब ऐसी पुली जिसके आजू बाजू फ्रिक्शन भी ना हो और पुली फिक्स्ड हो, घूमे भी ना, तो वो आइडियल पुली होती है। बट हम लोग जानते हैं रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी में हम लोग जब भी किसी पुली का यूज़ करेंगे तो फ्रिक्शन भी आएगा प्लस वो पुली मूव भी करेगी, है ना। मतलब जब रस्सी से आप लोग खींचोगे तो पुली घूमेगी भी, तो वो कंडीशन वहाँ पे दिखाई गई थी। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक्सपेरिमेंट वगैरह में जब आपको कराया जाएगा आपके कॉलेज में तो वहाँ पे ऐसी पुली आपको दिखाई जाएगी जहाँ पे फ्रिक्शन मिनिमम होगा और प्लस वो मूव भी नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बोला हुआ है कि ये स्ट्रिक्टली ओबे करता है बॉयल्स लॉ को भी और चार्ल्स लॉ को भी। मतलब यहाँ पे PV = nRT होता है, किसमें होता है, रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन में। ठीक है, मतलब आइडियल गैस में ऐसा होता है कि PV = nRT। तो अगर मैं PV के नीचे nRT ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, =1 मिल जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से लिख दो कि ये एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब चाहे कुछ भी आप टेम्परेचर कर दो और चाहे कुछ भी आप प्रेशर कर दो, हर जगह पे ये इक्वेशन वैलिड है। रियल गैस में क्या होता है, रियल गैस में आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दे दिया है कि PV = nRT, हेंस PV/nRT = 1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये नहीं बता पाया कि रियल गैस इक्वेशन में भी अगर हम कंडीशन लाए, कौन सी कंडीशन, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो ऐसी कंडीशन में PV = nRT हो जाता है। किसमें, रियल गैसेज में। रियल गैसेज में PV = nRT जनरली नहीं होता है। आइडियल गैस इक्वेशन में PV = nRT होगा, चाहे आप टेम्परेचर कुछ भी कर दो, प्रेशर कुछ भी कर दो। बट रियल गैस में भी आप PV = nRT कर सकते हो जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, इसमें बोला हुआ है। अगला पॉइंट, ये फालतू पॉइंट है, आप लोग अपने से याद कर लेना, लिखूंगा नहीं मैं। ठीक है, सच अ गैस डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, सही बात है, आइडियल गैस है, ऐसी कोई एग्जिस्ट गैस करती नहीं है, ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट करती नहीं है। जैसा हम लोग कहानी बना रहे, आइडियल गैस तो आइडियल गैस है ना। ठीक है, नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो ये सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। No attraction or repulsion between the gas molecules, that is collision without loss of kinetic energy। मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में कोई एक गैस मॉलिक्यूल है, ये आगे जा रहा है वॉल को हिट करने के लिए। तो जब ये हिट करने जाएगा तो इसके आजू बाजू वाले जो मॉलिक्यूल होंगे ये ना तो इसको धक्का देंगे और ना ही अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ही अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्शन होता है। तो ये आराम से अपना कॉलिजन करेगा, है ना। बट अगर ये लोग खींचने लगे तब
तब कोलिजन परफेक्टली नहीं होगा, क्योंकि तभी कुछ प्रेशर ये यहाँ पे लगाएगा वॉल के कंटेनर पे और कुछ प्रेशर इंटरनल होगा यहाँ पे, मतलब मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं आइडियल गैस में, बट रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। अगले क्वेश्चन है, अगला पॉइंट बोला है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से इसको लिखना होगा। मॉलिक्यूल्स हैव वॉल्यूम और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। गैस हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम। अब देखो मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। अब देखो मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स थे आइडियल गैस के, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर यहाँ कंटेनर है और कंटेनर में यहाँ पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स को जब आप लोग कंप्रेस करोगे तो पूरे गायब हो जाएंगे। आप इनको रख के कोने में रख दोगे तो इन लोग ऐसे दिखेंगे आपको। ठीक है, तो जो वॉल्यूम हम लोग लेते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT में, वो वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम होता है अवेलेबल स्पेस, वो वॉल्यूम होता है अवेलेबल स्पेस इन विच द मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रीली, इन विच द मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रीली, कैन मूव फ्रीली। अच्छे से लिख लो इसको। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था वॉल्यूम वो है जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ गैस वो है जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। बट रियल डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम इज दैट कि कितना अवेलेबल स्पेस है जहां पे गैस मूव कर सके। अब जैसे आपका घर है, ठीक है, आपको यहां से वहां जाना है, बट सपोज आपके सामने आपका भाई खड़ा है, तो आप या तो भाई के साइड से जाओगे या भाई के ये साइड से जाओगे या ऊपर से जाओगे या नीचे से जाओगे। मतलब भाई वहां पे खड़ा है तो वहां पे उन्होंने कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वॉल्यूम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है आपसे और आपके भाई के वॉल्यूम से। जैसे यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल ने ये जगह ऑक्यूपाई कर ली है, तो हमें जो वॉल्यूम लेना था वो वॉल्यूम कितना लेना था, वो वॉल्यूम इतना ही लेना था जितना कंटेनर में है यहाँ पे। बट क्योंकि आइडियल गैस में हम लोग मानते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग इसको पूरा ले लेते हैं। बट रियल गैस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं रिजिड स्फीयर्स। रिजिड स्फीयर्स बोले तो रिजिड मतलब क्या होता है, कोई भी रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग उस पर कोई प्रेशर लगाओ, कोई फोर्स लगाओ, तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उसकी चेंज ना हो। जैसे आपके पास कोई रबर की बॉल है, आप रबर की बॉल को अगर प्रेस करोगे तो वहां पे उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगी, मतलब उसकी बॉल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज होगी। बट रिजिड बॉडी मतलब वो बॉडी जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज ना हो। जैसे यहाँ पे कोई भारी चीज नहीं, भारी चीज हम रखते नहीं है, लेट से ये मार्कर का ढक्कन नहीं, कोई लोहा है, तो इस लोहे को अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, इसमें बहुत हार्ड है ये, ठीक, लोहा है बहुत ही हार्ड है, तो इसको मैं प्रेस करूंगा तो कुछ भी असर नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब इसकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो ये रिजिड बॉडी होती है। तो वैसे ही जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिजिड स्फीयर्स होते हैं। तो अगर इनको आप लोग कंटेनर में रखोगे ऐसा साइड में जब इनको आप लोग कंटेनर में रखोगे और इसको प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आके अटक जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग इतना ही वॉल्यूम लोगे। आइडियल गैस में आपने पूरा वॉल्यूम कंसीडर कर लिया कि भाई चलो 100 ml का कंटेनर है, पूरे 100 ml हम ले लेंगे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर ये 10 ml है और पूरा कंटेनर 100 ml का था तो आपको 90 ml ही रखना होगा। समझ में आया? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपके घर में 10-12 लोग हैं, तो आप पूरे घर में फ्रीली तो मूव कर सकते हो, बट उन 10-12 लोग ने जहाँ पे बैठे हुए, जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ काम कर रहे वो, वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते। तो वैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कहीं भी जा सकते हैं, बट जहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल बैठे हैं वो जगह पे नहीं जा सकते। समझ रहे हो मेरे एग्जांपल को? तो फ्री स्पेस, वो फ्री स्पेस जहाँ पे मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सके उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, चलिए, तो मिसकंसेप्शन हमने ही दिया था पहले लेक्चर में, आज हमने क्लियर भी कर दिया। देखो कभी कभी मिसकंसेप्शन देना पड़ता है, ठीक है, वरना क्या है, अभी उसी दिन अगर मैं ये बताने लगता तो आप कंफ्यूज रहते, बट आज सही मौका था तो बता दिया। तो रिजिड का मीनिंग समझ में आया? तो वैसे जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिजिड स्फीयर्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो इसका वॉल्यूम कैसे लेंगे बताएंगे अभी, ठीक है। अच्छा, कैन नॉट लिक्विफाई, छोड़ो ये लिक्विफाई का मतलब मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में, ठीक है।
अब इसमें जो दिया हुआ है डेविएशन, ये डेविएशन क्या चीज़ है इसको हम लोग समझते हैं, इसको लिख लो पहले अच्छे से। चलिए तो डेविएशन की बात करते हैं। तो आपको याद होगा एक लॉ, पता नहीं क्या नाम था उस लॉ का, याद करो थोड़ा, कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था V के, ठीक है, बॉयल्स लॉ था। तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है V के, अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो। याद करो इसका ग्राफ कैसा था, लॉग वाला नहीं, P और V का, नॉट 1/V, P और V का, इसका ग्राफ कैसा था। तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, अगर आपको याद हो तो। सो ठीक है, बनाता हूँ मैं। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, बहुत हार्ड, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, किसका, आइडियल गैस का। यहाँ पे टेम्परेचर हर जगह कैसा था, कांस्टेंट था, इसको हम लोग आइसोथर्म भी बोलते थे, ठीक है। तो P वर्सेज V का ग्राफ हम लोगों का कुछ ऐसा था, चार्ल्स लॉ का। बट अगर हम लोग ये ग्राफ रियल गैस के लिए बनाएंगे तो रियल गैस के लिए ये ग्राफ थोड़ा सा मार्कर चेंज करते ताकि आपको क्लैरिटी मिले। रियल गैस के लिए ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। सो रियल गैस के लिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब थोड़ा सा, चलो ठीक है, गड़बड़ सुधार लेते हैं, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जब आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो जब इतना है, ठीक है, तब प्रेशर इतना है। जब आइडियल गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर काफ़ी कम है। लेकिन रियल गैस का ज़रा ध्यान से देखो, रियल गैस का वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे ज़्यादा है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना है। वॉल्यूम कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। ग्राफ को रीड करना सीखो, ग्राफ को जब तक रीड करना नहीं सीखोगे तब तक आप लोगों को नहीं समझेगी ये सब बातें, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम इतना है तो प्रेशर इतना है। अच्छे से पहले ग्राफ को रीड करना सीखो। देखो आइडियल गैस के लिए जब प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम सिर्फ इतना है, बट रियल गैस के लिए सेम प्रेशर पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम है। डिफरेंस दिख रहा है, रियल गैस के लिए इतने ही प्रेशर पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम है। फिर प्रेशर को कम करते, तो जब हमने प्रेशर को कम किया तो देखो जब प्रेशर यहाँ पे पहुँच गया तो रियल गैस का वॉल्यूम कितना है, रियल गैस का वॉल्यूम इतना है, बट आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है, आइडियल गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मतलब जब हमने प्रेशर बहुत कम कर दिया तो रियल गैस का वॉल्यूम कम रह गया और आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। आगे जा रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इवन मुझे भी बताते समय कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि आगे जाते समय क्या करना है, ठीक है। बट ध्यान से करो इसको। देखो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर कम कर रहे हैं आइडियल गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और यहाँ पे रियल गैस का वॉल्यूम पहले ही बहुत ज़्यादा था, कम तो हुआ बट स्लोली कम हुआ। आइडियल गैस का कैसा बहुत ज़्यादा हो गया लास्ट टाइम वॉल्यूम, ठीक है। रियल गैस का जब प्रेशर कम हुआ स्लोली तो यहाँ पे वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो काफ़ी कम रह गया एज कम्पेयर टू रियल गैस। तो शुरुआत में जो रियल गैस का वॉल्यूम था वो आइडियल गैस से ज़्यादा था, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। हाँ भाई ज़्यादा है ना, आइडियल कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन ऐसी है, बट ये तो उससे ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। बट जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम रह गई एज कम्पेयर टू आइडियल गैस, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों सेम थे, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे जीरो डेविएशन, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इक्वल था वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के। तो डेविएशन समझ में आया। आइडियल ग्राफ ऐसा था बट रियल ग्राफ ऐसा है, यहाँ पे रियल ग्राफ आइडियल से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से काफ़ी कम है, तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन। तो इस चीज़ को अच्छे से आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो मैं लिख के दे देता हूँ, अगर प्रेशर हाई था तब आया पॉजिटिव डेविएशन, और जब प्रेशर कम हो गया तो आया नेगेटिव डेविएशन। देखो मैंने बोला था आप लोग रियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो फॉर LPHT। तो देखो अगर हाई प्रेशर हमने रखा है तो रियल गैस और आइडियल गैस में बहुत ही ज्यादा फर्क है, बट जैसे हमने प्रेशर लो किया देखो यहाँ पे दोनों सेम हो गए, ठीक है। मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, उसमें से लो प्रेशर को अभी हम लोग देख रहे हैं, तो लो प्रेशर पे आप लोग PV = nRT लगा सकते हो रियल गैस पे भी,
बट ध्यान से वहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, वो मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो जब देखो प्रेशर बहुत ज़्यादा था तब आइडियल गैस से काफ़ी आगे था रियल गैस, बट जब प्रेशर आपने कम किया तो यहाँ पे बराबर हो गया। हालांकि आगे चल के वो पीछे भी हो गया, वो नेगेटिव डेविएशन था, बट यहाँ पे जीरो डेविएशन था, ठीक है। तो प्रेशर जब हाई रहता है तो होता है पॉजिटिव डेविएशन, प्रेशर जब लो रहता है तब होता है नेगेटिव डेविएशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। जैसे आपने लिखा PV बाय NRT इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 जो है ना इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये होता क्या है थोड़ा डीप में हम लोग जानते हैं इसको। चलिए डिस्कस करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कितना किसी गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नहीं, इसकी डीप मीनिंग हम लोग बाद में समझेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको डिनोट किया जाता है Z से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या करता है, हमें ये बताता है कि पॉजिटिव डेविएशन हुआ है या नेगेटिव डेविएशन हुआ है या फिर जीरो डेविएशन हुआ है, ठीक है। Z हमें क्या बताएगा, Z हमें बताएगा कि पॉजिटिव डेविएशन हुआ है, नेगेटिव डेविएशन हुआ है या जीरो डेविएशन हुआ है। इसके बारे में हमें आइडिया कौन देता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है PV बाय NRT। Z का एक और फॉर्मूला होता है V रियल अपॉन V आइडियल, मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आपको दिया हुआ रहेगा। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया जाता है लैब वगैरह में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मेजर किया जाता है और आइडियल गैस में भी आपको मेजरमेंट करने के लिए दे दे तो आप PV इक्वल्स टू NRT लगाना और मेजरमेंट ले लेना। यहां से आपको मिल जाएगा Z की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। पहली वैल्यू की Z की वैल्यू 1 हो, ठीक है। 3 केसेस अभी हम लोगों को देखना है। लेट्स फर्स्ट केस हम लोग अभी देख लेते हैं, केस 1। जब Z की वैल्यू 1 हो, जब Z की वैल्यू 1 होगी तो 1 इज इक्वल्स टू PV बाय NRT, तो PV इज इक्वल्स टू आ जाएगा NRT। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जीरो डेविएशन हुआ है। इक्वेशन एकदम करेक्ट है, जीरो डेविएशन हुआ है। इसका मतलब ये है आइडियल गैस। तो जब भी PV इज नॉट इक्वल टू NRT होगा तब क्या होगा, PV इज नॉट इक्वल टू NRT होगा तो वहां पे तुरंत प्रूव हो जाएगा कि जो भी गैस हमें दिया हुआ है वो रियल गैस है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, Z की वैल्यू निकालनी है। Z की वैल्यू 1 आती है तो आइडियल गैस, Z की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो रियल गैस, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब इसकी अगर मीनिंग आपको अच्छे से जानना है तो उसके लिए आपको तीनों केसेस में दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर Z की ओरिजिनल मीनिंग है क्या, ठीक है। चलिए केसेस देखते हैं। केस 1 आपको मैंने बता दिया, केस 1। केस 2 जब फॉर्मूला लिख लो, Z इज इक्वल्स टू V रियल अपॉन V आइडियल और PV अपॉन NRT, ठीक है। और केस 3, केस 1 जब Z की वैल्यू इक्वल टू 1 हो, केस 2 जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, केस 3 जब Z की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो ऐसे केसेज में होगा क्या, जब Z की वैल्यू 1 होगी तो आपको पता है 1 इज इक्वल्स टू PV बाय NRT, तो PV इज इक्वल्स टू NRT, मतलब यहाँ पे जीरो डेविएशन हुआ है और ये है आइडियल गैस, ठीक है। रियल गैस भी रहेगी तो भी उसको आइडियल बोल देंगे क्योंकि यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू NRT आ गया है। इसको समझते हैं ध्यान से। Z की वैल्यू 1 से बड़ी है, Z की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब PV अपॉन NRT 1 से बड़ा है, इसका मतलब PV NRT से बड़ा है। तो उससे तो हमें कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। Z इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब V रियल अपॉन V आइडियल इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल। तो थोड़ा सा ग्राफ याद करो। ग्राफ में मैंने क्या बताया था, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से कब ज़्यादा होता है, जब प्रेशर बहुत हाई होता है, ऐसा बोला था नहीं, जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तब। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन हुआ है तो इसका मतलब आप लोग पहले ये सोचो कि यहाँ पे गैस एक्सपांड करेगी या गैस कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब गैस कंप्रेस होगी या गैस एक्सपांड होगी, सोचो। क्योंकि यहाँ पे रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है आइडियल गैस से, इसका मतलब गैस यहाँ पे एक्सपांड करेगी और गैस एक्सपांड कर रही है मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, हाई रिपल्शन, ठीक है। ओके, सो ये हो गया केस 2 जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। केस 3 देखते हैं जब Z की वैल्यू लेस देन 1 हो। आप ही लोग सोच सकते हो इसको कि यार V रियल अपॉन V आइडियल कैसा है, लेस देन 1 है, ठीक है। इसका मतलब V रियल कैसा है, आइडियल गैस से कम है। और ऐसा कब होता था, ग्राफ के नीचे एकदम लास्ट में जब नेगेटिव डेविएशन होता था। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ है नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब यहाँ पे गैस जो है वो कंप्रेस हुई है,
ठीक है, गैस एक्सपांड नहीं करेगी, यहाँ पे गैस कंप्रेस होगी। तो हमें जेड आइडिया देता है कि कोई गैस कितना कंप्रेस हो सकती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो ये हो गया गैस कंप्रेस, और यहाँ पे गैस कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे आ गया, आइडियल गैस में तो होता ही नहीं है। अरे तो भाई जेड किसके लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, रियल गैस के लिए ना, तो आएगा ही वहाँ पे। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में गैसेस के, और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे गैस कंप्रेस हो रही है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन है, तभी तो कंप्रेस हो रहा है, और इधर पे दूर भाग रहे हैं, मतलब एक्सपांड हो रही है गैस, तो इसका मतलब रिपल्शन है, वरना एक्सपांड कैसे होगा। तो ये हो गया 3 केसेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के। आई होप आपको तीनों केसेस अच्छे से समझे होंगे। वो ग्राफ और ये तीनों केसेस अच्छे से याद रखना, बहुत यूज होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे गैसेज हैं ए बी सी डी, जिनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको दिया हुआ है 1.2, 1.3, 0.7, 0.8, मज़ा नहीं आया, 0.6, 0.4। ठीक है, तो ये आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स दिए हुए गैस ए बी सी डी के, और आपको क्वेश्चन में पूछा है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। तो कैसे आप लोग अरेंज करोगे, देखो कौन ज्यादा डेविएट हुआ है। ठीक है, सोचो एक बार। कुछ विचार आया? अच्छा, आइडियल गैस से यहाँ पे कंपेयर करने बोले, तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे देखो 1 के सबसे करीब कौन है, 1 के सबसे करीब आई थिंक ये है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन है, A। सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, तो यहाँ पे बोला है कि सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ है उसको पहले रखो। तो सबसे कम कौन डेविएट हुआ है, A, 1.2 है। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, Z की वैल्यू 1 होती है ना आइडियल गैस के लिए, 1 से सबको माइनस कर दो, या है 0.2, या है 0.3, या है 0.4, या है 0.6, माइनस प्लस मत देखो। तो यहाँ पे सबसे कम डेविएट हुआ है A, फिर कम डेविएट हुआ है B, फिर कम डेविएट हुआ है C, फिर कम डेविएट हुआ है D। तो D सबसे ज्यादा यहाँ पे डेविएट हो गया है आइडियल गैस के बिहेवियर से। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स कब आती है, जब Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो वहां पे क्या आती है, रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 1 किसकी वैल्यू है, A की और B की, बट B की बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे B पे सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, फिर A पे होगा, और CD में तो अट्रैक्शन होगा, बट रिपल्शन भी होगा, बट अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पे। तो C फिर C होगा, और फिर D होगा। अट्रैक्शन होता तो जस्ट उल्टा कर देते, DCBA ऐसा कर देते। तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स किस में है, B में है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 से काफी ज्यादा है, फिर A में है, फिर C में है, फिर D में है। क्या CD में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, नहीं, वहां पे रिपल्शन भी होता है, बट अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो इसलिए मैंने बोला पिछले जो कंसेप्ट मैंने बताया, तीनों केसेस बताए, ग्राफ बताया, उसको अच्छे से याद रखो। ठीक है, तभी ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर ले जाओगे। चलो एक ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं वेरिएशन ऑफ Z वर्सेस P का। ठीक है, मतलब कौन कौन सी गैसेस पॉजिटिव डेविएशन दिखाती हैं और कौन कौन सी गैसेस नेगेटिव डेविएशन दिखाती है। तो काफी आसान है इसको समझना। वेरिएशन ऑफ Z विथ P एंड T। तो पहले P के साथ हम लोग देखते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ग्राफ दिया हुआ है P के साथ। ठीक है, T के साथ नहीं दिया हुआ, पता नहीं क्या हुआ था, छोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वेरिएशन ऑफ Z विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो आइडियल बिहेवियर है, Z की वैल्यूज यहाँ पे है, तो Z की वैल्यू यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पे रहेगी 1। तो ये आइडियल गैस के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो इसके नीचे जो रहेगा वो नेगेटिव डेविएशन, इसके ऊपर जो रहेगा वो पॉजिटिव डेविएशन, और इस लाइन पे जो रहेगा वो आइडियल। ठीक है, तो ये हो गई Z की वैल्यूज। और यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। अब प्रेशर यहाँ पे 200, 400, 600 ऐसा दिया हुआ है, तो 200, 400, 600, 800, 1000।
ठीक है, चलिए। सो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेज हैं ये आपको दिखाएंगी पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन गैस भी। नाइट्रोजन गैस मतलब थोड़ा सा ऐसा रहता है, तो ये नाइट्रोजन गैस भी आपको दिखाता है पॉजिटिव डेविएशन। और बाकी सारी गैसेज कम प्रेशर में, मतलब जब प्रेशर कम रहता है तो बाकी सारी गैसेज जितनी भी बची हुई गैसेज हैं, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो, वो हर कोई क्या दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन। सो ये रहा O2 और ये रहा CH4 और ये रहा CO2, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाएंगे, ये हमें नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। कब? कम प्रेशर पे। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे हर कोई दिखाने लगेगा फिर पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो Z वर्सेस P का ग्राफ समझ में आया आपको? सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दी हुई गैसेज में से कौन सी गैस पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है आइडियल बिहेवियर से, तो वहां पे ऑप्शन रहेंगे आपको हाइड्रोजन, हीलियम। तो वहां पे आप लोगों का हाइड्रोजन और हीलियम ये दो नाम याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है, खास करके हाइड्रोजन गैस। तो ये था हमारा ग्राफ ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, ठीक है, वर्सेस लिखना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गई, वर्सेस प्रेशर। तो अब टेम्परेचर के खिलाफ कैसा रहेगा? फिलहाल ये ग्राफ समझा ना, सारी गैसेस लो प्रेशर पे, यहाँ पे कैसे लो प्रेशर है तो लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन दिखाती है। चलो मैं लिख देता हूँ, हीलियम एंड हाइड्रोजन शोज पॉजिटिव डेविएशन at low pressure, deviation at low pressure, while all other gases shows negative deviation, ठीक है, all other gases shows negative deviation। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ Z वर्सेस P का ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं Z वर्सेस T का ग्राफ, ये कैसा होता है। चलिए Z वर्सेस T का ग्राफ देखते हैं, Z वर्सेस T। तो फिर से ये आइडियल गैस के लिए बेसलाइन, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी आइडियल गैस के लिए बेसलाइन। सो Z की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बाकी टेम्परेचर यहाँ पे आगे जाते समय बढ़ता जा रहा है। तो लेट से हमने कोई 4 टेम्परेचर्स लिए, चलिए 3 ही टेम्परेचर लेते हैं क्योंकि मैंने अभी 4 टेम्परेचर लिया था तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था, ठीक है। सो T1 के लिए जब हमने ग्राफ बनाया तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बना, T2 के लिए जब हमने ग्राफ बनाया तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बना, और T3 के लिए जब हमने ग्राफ बनाया तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बना। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि T3 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो T3 पे देखो आइडियल गैस से ही आसपास है, बिहेवियर जो है रियल गैसेस का वो आइडियल गैस के ही आसपास है। जब टेम्परेचर बहुत कम था, T1 देखो सबसे कम है, जब टेम्परेचर बहुत कम था तो डेविएशन बहुत ज़्यादा था, बट जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ डेविएशन कम हुआ, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपने कर दिया डेविएशन एकदम कम हो गया। और एकदम हाई टेम्परेचर कर दोगे तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। मैंने बोला ना PV = nRT वैलिड है बट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसका मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर डिक्रीजेस, मतलब जो डेविएशन हो रहा था आइडियल बिहेवियर से वो कम हो जाता है, डिक्रीजेस, ठीक है। सो टेम्परेचर जैसे जैसे आप लोग बढ़ाओगे वैसे वैसे आइडियल बिहेवियर से जो इनका डेविएशन था वो घट जाता है। जैसा आपने देखा T1 काफ़ी कम था तो डेविएशन बहुत ज़्यादा है, अब T2 आपने थोड़ा सा बढ़ाया तो डेविएशन थोड़ा सा कम हुआ, T3 आपने बहुत ज़्यादा कर दिया डेविएशन बहुत कम हो गया, और बहुत ज़्यादा कर देंगे तो आइडियल गैस की ही तरह वो बिहेव करेगा। ग्राफ समझ में आया दोनों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार समझना होगा इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रियल गैस इक्वेशन। चलिए सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं रियल गैस इक्वेशन के बारे में। देखो अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो मैं आपको सीधा सीधा रियल गैस इक्वेशन बनाता हूँ, P + AN² / V V - NB = nRT, और बात खत्म कर दूँ। वेस्ट है ये, सीधा सीधा आपको इक्वेशन बता दूँ और बोल दूँ ये प्रेशर करेक्शन है, ये वॉल्यूम करेक्शन है, और बात खत्म। इतना ही चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं डीप में। तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब टाइम कम है उनके पास, तो लोग सीधा सीधा बस इक्वेशन नोट कर लो जो मैंने लिखा था और चले जाओ, ठीक है, वही काफ़ी रहेगा आपके लिए। बट जो लोग थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं उन लोग देखो। सो रियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT। अब मैं 2 चीज़ें आपको याद कराना चाहूँगा काइनेटिक थ्योरी से, जिसमें पहली बात थी वॉल्यूम ऑफ गैस इज
द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट वॉज केप्ट इन, मतलब जहां पे रखा गया था गैस को, जिस कंटेनर में रखा जाता है गैस को, उसका पूरा वॉल्यूम उसी गैस का होता है। ठीक है, ये कहना था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। बट क्या ये चीज रियल गैस पे लागू होगी? नहीं लागू होगी। यहां पे बोल दिया था वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। मतलब आप लोग अगर कंप्रेस करते हो आइडियल गैस को तो वो इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा कि उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा। बट अगर हम रियल गैस की बात करें तो उसको कितना भी कंप्रेस कर दो वो नेग्लिजिबल नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके घर में लेट से 10 लोग हैं। ठीक है, आपके दोस्त लोग आ जाए, पार्टी होने वाली है और आपको घर में घूमना है, तो आप पूरे घर में घूम सकते हो, बट जहां पे दोस्त खड़े हुए, जहां पे दोस्त डांस कर रहे, जहां पे दोस्त गाना गा रहे, वहां पे नहीं घूम सकते आप। तो कुछ स्पेस ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वो फ्री स्पेस होता है जहां पे आप मूव कर सको। मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बता दी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस वो वॉल्यूम होता है, वो अवेलेबल एरिया होता है, अवेलेबल फ्री स्पेस, अवेलेबल फ्री स्पेस इन विच द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, ठीक है, तो अवेलेबल एरिया यहाँ पे कितना होगा? वो मॉलिक्यूल्स के एरिया से हम लोग माइनस कर देंगे, उनके वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, जो फिर वॉल्यूम बचेगा उतने में उन लोग मूव कर सकते हैं फ्रीली, कैन फ्रीली मूव। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। बट यहाँ पे तो ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे बोल दिया था वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, बट जैसे हम लोग रियल गैस लाए तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? रिजिड स्फीयर्स होते हैं। आप इसको कंप्रेस करने जाओगे, कितना भी कंप्रेस कर लो, पर ये साइड में ऐसा रह जाएंगे। तो साइड में तो ये रह गए ना, तो इनका वॉल्यूम तो आपको माइनस करना होगा पूरे वॉल्यूम में से, तब ना आपको मिलेगा। तो ये पहली गलती थी। ठीक है, और दूसरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक और चीज कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट, अच्छा ऐसा लिख लो, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइडियल गैस, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइडियल गैस। ऐसा कहा गया था, जो कि सही भी है, क्योंकि आइडियल गैस असली में एग्जिस्ट करती नहीं है। आइडियल गैस आप ढूंढने जाओगे मिलेगी ही नहीं। ठीक है, आपको मिलेगी क्या? रियल गैस। तो आइडियल गैस तो हमने खुद से अपने दिमाग में बनाया जबरदस्ती, PV = nRT पे न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता आइडियल गैस में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियल गैस, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रियल गैसेज। रियल गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स से क्या लेना देना है? PV = nRT है ना। वॉल्यूम का चलो समझ में आया कि यार यहाँ पे वॉल्यूम था तो लेना देना था। आप सोचो फोर्स का कहां से लेना देना है? सोचो, सोच लिया? नहीं सोच पाए? अरे भाई प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओ, ये वाली फोर्स। तो यहाँ पे हमें ये फोर्स भी चेंज करना होगा, और ये फोर्स जब चेंज करेंगे तो ये प्रेशर भी चेंज होगा। मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें कहां कहां करेक्शन चाहिए? देयर इज करेक्शन रिक्वायर्ड इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन चाहिए। किसमें? आइडियल गैस इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि यहाँ पे वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज नॉट नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज नॉट नेग्लिजिबल। और प्रेशर क्या होता है? नेग्लिजिबल। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रियल गैस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रियल गैस। ठीक है, मतलब PV में हमें चेंज करना होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इक्वेशन को और समझते हैं आखिर करेक्शन करेंगे कैसे। चलिए तो रियल गैस इक्वेशन देखते हैं। रियल गैस इक्वेशन दिया था वंडर वॉल ने, काफ़ी सारा काम किया है इन्होंने, केमिकल बॉन्डिंग से इनका नाम सुनते आ रहे हो आप लोग। सो वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया था उन्होंने? कुछ तो दिया था। इन्होंने बोला था कि प्रेशर में जब करेक्शन करेंगे तो आएगा P +
ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और वॉल्यूम में जब करेक्शन करेंगे तो आएगा वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अच्छा फिर कोई बात नहीं, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये होता है प्रेशर करेक्शन। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टर्म रियल गैस इक्वेशन में यूज हुआ था फॉर प्रेशर करेक्शन, तो ये याद रखना। ये है वॉल्यूम करेक्शन, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा कि पूरे वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम गायब कर दिया तो हमें रियल गैस का वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन। ए बी क्या है? ए बी है वंडरवाल कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट। ठीक है, ए बी क्या है? ए बी है वंडरवाल कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे आपके दो चीज कर सकते हो, या तो अभी लीव कर दो क्योंकि आगे अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, या फिर आप लोग चाहो तो आगे भी देख सकते हो वीडियो को, जैसे जिसके पास कम टाइम है उन लोग लीव कर सकते हो। तो यहाँ पे दो करेक्शन है, वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन। सबसे पहले हम वॉल्यूम करेक्शन पढ़ते हैं और बी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं क्योंकि वॉल्यूम करेक्शन थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ठीक है, तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे प्रेशर करेक्शन। चलिए शुरू करते हैं वॉल्यूम करेक्शन से। चलिए, सो वॉल्यूम करेक्शन सबसे पहले देखते हैं, एंड कांस्टेंट बी। सो वॉल्यूम करेक्शन क्या था? वॉल्यूम करेक्शन था V माइनस एन वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम करेक्शन कैसे किया गया होगा उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या था? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किसके लिए? फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो जो कंटेनर का वॉल्यूम था वही गैस का वॉल्यूम था। बट जब हम लोग रियल गैस की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। तो रियल गैस में कैसा होता है फिर? रियल गैस में जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, ध्यान से, हाँ ध्यान से, वो होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। राइट, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है रियल गैस में, जैसे मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है, इसमें कोई रियल गैस है और यहाँ से मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये वॉल्यूम चाहिए ना, क्योंकि यही तो वो वॉल्यूम है जिसमें फ्रीली मूव कर सकती है गैस, बाकी जगह पे तो फ्रीली मूव कर नहीं सकती है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे पूरे कंटेनर के वॉल्यूम जो कि वी सी है, वी कंटेनर, पूरे में से मुझे क्या करना होगा? जो वॉल्यूम ये मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं वी एम, इसको माइनस करना होगा। तो वी सी माइनस वी एम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा वी जी, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वो वॉल्यूम जहाँ पे गैस फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे आपके घर में 10 लोग जहाँ पे खड़े हैं उनके वॉल्यूम को माइनस कर दो तो बाकी सारा जो वॉल्यूम बचा वो आपका है। सो वो हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो कि ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस प्लेस को। ओके, तो इतना तो हमें समझ में आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को बोलते क्या है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को बोलते हैं बी, नाम दे दिया उन्होंने ए बी करके, उनकी मर्जी थी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस बी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को मैं बी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो वी जी आ गया v माइनस बी। ओके, v को हम लोग क्या बोलते हैं? v को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सॉरी, b को हम लोग क्या बोलते हैं? b को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम निकाल दिया गया है ना, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे रियल गैस के मॉलिक्यूल्स उसको निकाल दिया गया तो वो हो गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसका दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है को वॉल्यूम। ठीक है, बट ये चीज ट्रू है 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, बट वहां पे तो रियल गैसेस के कई सारे मोल्स होंगे, लेट्स से n मोल्स है, तो n मोल्स के लिए फॉर्मूला आ जाएगा v माइनस एन बी। अरे भाई साहब, ये कंटेनर है, कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे थे बी प्लेस। सपोज एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा था बी वॉल्यूम, यहाँ पे अभी n मॉलिक्यूल्स आ गए, मतलब n मोल्स आ गए। n मोल्स क्या करेंगे? n बी ऑक्यूपाई करेंगे। राइट, जैसे एक लोग 5 सेंटीमीटर का एरिया ऑक्यूपाई कर रहे थे, 10 लोग 50 सेंटीमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करेंगे अगर सेम टाइप के हैं तो वैसे यहाँ पे 1 मोल बी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था तो n मोल एन बी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो वी जी आ गया v माइनस एन बी, और यहाँ पे हमारा करेक्शन हो गया किसका? वॉल्यूम का। किसमें? आइडियल गैस इक्वेशन में, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में। ठीक है, बी के बारे में बात करते हैं। यूनिट्स क्या होंगे बी के? यूनिट्स ऑफ बी,
देखो दो क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है जब उसके यूनिट सेम होते हैं। आप डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस कर सकते हो, डिस्टेंस में से वेलोसिटी माइनस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब v और nb के जो यूनिट्स हैं वो सेम है, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू nb, तो b क्या आ गया, b आ गया v बाय n। वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स मोल में, तो b का यूनिट होता है लीटर पर मोल। याद रखोगे अच्छे से क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो b का हमने यूनिट भी देख लिया और हमने उसका करेक्शन भी देख लिया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चंस भी आते हैं बी पे, चलो देखते हैं। चलिए, ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ बी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी। देखो जो बी होता है ना, वो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के। मतलब बी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा साइज होगी गैस के मॉलिक्यूल की। मतलब अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ी है तो बी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। कैसे, अरे साइज बड़ी है तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कॉमन सेंस है। और साइज बहुत छोटी है, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कॉमन सेंस है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, देखो कैसे क्वेश्चंस। कंपेयर बी फॉर, ठीक है, जैसे आपको बोल दिया हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन गैस है क्या, ठीक है, H2O2। कंपेयर करो इसमें B की वैल्यू किस में हाई होगी। ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन में हाई होगी। कैसे, अरे ऑक्सीजन कैसा है, भारी मॉलिक्यूल है, साइज ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। जैसे मैं आपसे पूछ दूँ हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, चलो इतना ही काफ़ी रखो, ठीक है, इसमें किसकी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा क्रिप्टन की होगी क्योंकि इसकी साइज सबसे ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, फिर आर्गन, फिर नियन, फिर हीलियम। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई फॉर रियल गैस इक्वेशन कंपेयर द वैल्यू ऑफ बी फॉर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन वगैरह भी दिखेंगे, तो वहाँ से आप लोग कंपेयर करके लिख सकते हो। ओके, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं प्रेशर करेक्शन। अच्छा, एक और चीज़ थी कि जो बी की वैल्यू होती है ना, बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। बी का फॉर्मूला होता है 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाई लेवल की चीज़ है, जरूरत नहीं है आपको, बट फिर भी देख लो। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा 4 इंटू Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर 16/3, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला होता है ना, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। स्फीयर होता है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो बी का फॉर्मूला होता है 16/3 एवोगैड्रो नंबर इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ये हो गया बी का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि एवोगैड्रो नंबर तो आ गया क्योंकि मोल्स की बात थी, तो मोल्स के लिए एवोगैड्रो नंबर हमने यहाँ यूज कर लिया 1 मोल के लिए, ठीक है। 4 क्यों आया, एक्चुअली आप सॉलिड स्टेट अगले साल पढ़ोगे तो आप एक चीज पढ़ोगे, वॉइड। वॉइड क्या होता है, वॉइड मतलब खाली स्पेस। जैसे आपके पास यहाँ पे कंटेनर है और कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स है, आपने गैस मॉलिक्यूल्स को पास पास में रख दिया, तो पास पास में ऐसे रखा होगा आपने, राइट। और कोई तरीका तो है नहीं पास पास में रखने का, अब इतना ज़्यादा भी पास में नहीं रख पाओगे, ऐसा आपने रखा। तो इतना पास में रखने के बाद भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे गैप है, 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 तो गैप ही गैप है। इन गैप्स को क्या बोलते हैं, वॉइड। तो इन गैप्स के लिए ये आता है 4, ताकि वो बैलेंस कर दे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के साथ। वरना वॉल्यूम सिर्फ मॉलिक्यूल का अगर आप लोग निकालोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इनका ही वॉल्यूम आएगा, बट इनके बीच में जो फ्री स्पेस है, फ्री वॉइड है, वॉइड मतलब फ्री स्पेस इनके बीच का, तो वो नहीं आ पाएगा वहाँ पे। तो वो आ जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 लगा देते हैं। तो ये हो गया बी का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग प्रेशर करेक्शन। चलिए अब देखते हैं प्रेशर करेक्शन। हमने वॉल्यूम करेक्शन देख लिया, वो आया V माइनस NB। अब देखते हैं प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट A। ठीक है, सो प्रेशर करेक्शन को समझने के लिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। सपोज हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है और कंटेनर पे यहाँ पे गैस के कई सारे मॉलिक्यूल्स है, रियल गैस के। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से ये मॉलिक्यूल A है, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल B है, ठीक है। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल C है, ठीक है। सो A वाला क्या करेगा, A वाला आगे जाके वॉल से टकराएगा और अपना फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स से आएगा प्रेशर, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सो A वाला मॉलिक्यूल आगे हिट करेगा, बट एक बात याद करो, मैंने कहा था रियल गैस में होता है अट्रैक्शन। तो इसका मतलब जब ये आगे हिट करेगा तो B वाला इसको पीछे खींचेगा, C वाला इसको पीछे खींचेगा,
आइडियल गैस होता तो क्या होता, आइडियल गैस में ये आगे जाता, मुड़ के चला आता, mv से जाता, माइनस mv से चला आता। याद करो मैंने डिराइव भी किया था एक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो mv से जाता और माइनस mv से चला आता अगर नॉर्मल होता तो, आइडियल गैस होता तो। बट ये रियल गैस का मॉलिक्यूल है, तो ये जब आगे जाएगा तो बी वाले इसको पीछे खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर हम लोग रखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। जब हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे टोटल प्रेशर हम लोग रखते हैं। सो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा गैस का वो होगा प्रेशर ऑफ दैट मॉलिक्यूल जो कि कंटेनर पे हीट कर रहा है, प्लस इंटरनल प्रेशर, क्योंकि अंदर से भी तो प्रेशर आ रहा है। मतलब आप जैसे किसी को मारने जा रहे हो और पीछे से आपको कोई खींच रहा है, तो एक तो आप उसको पहले मारोगे क्योंकि उसके ऊपर आपको ज़्यादा गुस्सा है, तो उसको आप पहले मारोगे, और पीछे से आपको कोई खींच भी रहा है, तो इसका मतलब जो आपको खींच रहा है आप उस पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे हो, और जिसको मार रहे हो उस पर भी प्रेशर लगा रहे हो। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑन दैट गाय, प्रेशर ऑन दैट गाय टोटल, ठीक है। तो वो इंटरनल प्रेशर है जो आपको खींच रहा है कि मत जा मत जा मत जा मत मार, और वो वाला आपका प्रेशर है जो आप उसको भरने जा रहे हो, ठीक है। तो P प्लस P इंटरनल। तो दो कंडीशन होती है यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या होगी, मतलब पहले क्या होगा, एक मॉलिक्यूल हिट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल पीछे खींचेगा। दूसरी बार क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल हिट करेगा, पहला मॉलिक्यूल पीछे खींचेगा। यही तो चलेगा ना। अब देखो C वाला जाएगा मारने, फिर B वाला इसको पीछे खींचेगा, फिर B वाला जाएगा मारने, A वाला इसको पीछे खींचेगा। तो ऐसा दो मॉलिक्यूल्स का बीच में यहाँ पे चलता रहता है। तो C मॉलिक्यूल को हटाओ, यहाँ पे हम लोग दो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, A और B। अच्छा, यहाँ पे एक और अच्छा सवाल बनता है कि आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है या रियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है। सोच के जवाब दो थोड़ा। आप लोग बोलोगे रियल गैस का, क्योंकि यहाँ पे डबल हो रहा है मतलब ऐड हो रहा है यहाँ पे। नहीं, आप गलत हो। प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो यहाँ पे कंटेनर के वॉल पे लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे आइडियल गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे आप किसी को मारने जा रहे हो और आपको कोई रोके ना, आइडियल गैस में ऐसा ही होता है ना, वो गैस जब हिट करती है तो उसको कोई रोकता नहीं है, तो वहाँ पे उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। पर आप किसी को मारने जा रहे हो, पीछे से कोई खींच रहा है, तो प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो P आइडियल ग्रेटर देन P रियल होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस हो गया P प्लस P इंटरनल, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया। A की वैल्यू क्या हो, P इंटरनल की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग निकालते हैं। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कंसंट्रेशन क्या होगी A की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन पे ही तो डिपेंड करता है वो कितना फोर्स लगाएगा, कितने मोल्स है उसके पास और कितने वॉल्यूम में, है ना। ये इसी पे तो डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन का में तो कम प्रेशर लगा पाएगा, तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम पे। A को पीछे भी तो खींच रहा है, कौन पीछे खींच रहा है, B। और जब B हिट करने जाएगा तब कौन पीछे खींचेगा, A। जब A हिट करेगा तो C खींचेगा, C हिट करेगा A खींचेगा। मतलब दो मॉलिक्यूल में म्यूचुअली ये चीज चलती रहती है, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल का भी आएगा यहाँ पे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या होगा यहाँ पे, जो पीछे खींच रहा है, जो पीछे खींच रहा है उसके भी पास थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। हवा आपको पीछे खींचेगी तो आप थोड़ी ना पीछे जाओगे, कोई हट्टा कट्टा बंदा आपको पीछे खींचेगा तभी तो सही रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब P इंटरनल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के, दैट इज N/V और N/V, ठीक है। तो आप लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो P इंटरनल आ जाएगा N²/V² इंटू A। तो इसीलिए A क्या होता है, A होता है कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है, A। तो A N²V², ठीक है। A को आप लोग जानते हो क्या बोलते हैं, वंडर वाल कांस्टेंट, वंडर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर। वॉल लिख दिया मैंने, वाल है, वंडर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर, ठीक है। चलिए, सो हमने प्रेशर को भी सुधार दिया। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा P प्लस AN² अपॉन V²। तो ये वैल्यू हम लोग अब रखेंगे PV इज इक्वल्स टू nRT में। अच्छा, इसका भी यूनिट देख लो, यूनिट इंपॉर्टेंट होता है। दो क्वांटिटी तभी आइडिया सब्ट्रैक्ट होती है जब उनका यूनिट सेम होता है, मतलब P प्लस AN²/V² सेम है। सो यूनिट ऑफ A, P इज इक्वल्स टू AN² अपॉन V², V² वहां भेज दो तो PV² अपॉन N² इज इक्वल्स टू A। तो A का यूनिट आ जाएगा, P क्या है, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट ATM, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल, ठीक है। तो ये हो गया A का यूनिट ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। समझ में आया, ये हो गया A का यूनिट, ये हो गया इंटरनल प्रेशर का फॉर्मूला, और ये हो गया करेक्शन। ये वाले प्रेशर की वैल्यू अब हम रखेंगे PV इज इक्वल्स टू nRT में। उससे पहले A के भी सिग्निफिकेंस को देखते हैं। चलिए हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ A। A जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है उसके, ठीक है। ओके,
क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है CO2 O2 NH3 H2, ठीक है। H2 नहीं, दूसरा क्वेश्चन N2। चलिए आपको कंपेयर करना है इसमें A की वैल्यू, कंपेयर A। यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो CO2 और दूसरे CO2 दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडर वाल फोर्स होता है, ठीक है। O2 और O2 दोनों के बीच में वंडर वाल फोर्स होता है, N2 और N2 उनके बीच में भी वंडर वाल फोर्स होता है। पर NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवाल फोर्स का काफी कम होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है वंडरवाल फोर्स के कंपैरिजन में। मतलब NH3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, बट O2 N2 और CO2 का हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे हालात में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए तो सबसे पहले जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको सबसे आगे रख दो, फिर जो बचे हुए मॉलिक्यूल है उनको चेक करो बाय मोलर मास। आप इनके मोलर मास से चेक करो। अब तो मोलर मास ऑफ CO2 इज 3044, 12 + 32, इसका 32 और इसका 28। अगर आप नॉर्मली निकालते तो NH3 का वैल्यू देखो 15 आता है, 15 कुछ भी 17 है, 17, हाँ 17। तो यहाँ पे सबसे कम आता है NH3 का, बट क्योंकि आपको पता है, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है कि NH3 में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर CO2 की होगी, फिर O2 की होगी, फिर N2 की होगी। तो ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात लिक्विफिकेशन वाली, कि देखो अगर A की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जल्दी लिक्विफाई कर जाएगा, है ना, लिक्विफिकेशन उसका काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। सो ये A की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना रहेगा, उसके हिसाब से टिक मारना रहेगा, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। दूसरी बात मोलर मास के, और जो A की वैल्यू होती है, अगर A की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे लिक्विफिकेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसका, N2 + 3H2 ये आपको देता है अमोनिया। बस कुछ दिन का इंतजार है, फिर इस साइन वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपको देता है NH3, 2 मोल्स ऑफ NH3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो NH3 को ऑब्टेन करते हैं ना, N2 क्या है, गैस है, H2 क्या है, गैस है ना, अमोनिया ऑब्टेन करते हैं वो भी क्या है, गैस है। बट हम लोग जो NH3 को ऑब्टेन करते हैं वो ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विफाई करके। तो जब हम लोग इसका लिक्विफिकेशन करते हैं तो हम वहाँ पे ये नहीं डरते कि यार N2 भी लिक्विफाई हो जाएगा, H2 भी लिक्विफाई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो NH3 बहुत तेजी से लिक्विफाई होगा क्योंकि इसकी A की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट इन दोनों की A की वैल्यू बहुत कम है। देखो ना, अब H2 का मोलर मास कितना आएगा, 2, और N2 का 28, कुछ नहीं है। NH3 के सामने लोग कुछ भी नहीं है, वंडरवाल फोर्स है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए अमोनिया को हम लोग लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन कर पाते हैं, क्योंकि A की वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बहुत ज़्यादा होती है तो सॉलिड में पाया जाता है, थोड़ी सी कम लिक्विड में, बहुत कम तो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो हमने सब कुछ सीख लिया है। अब इक्वेशन को कंबाइन करते हैं और सीखते हैं रियल गैस इक्वेशन पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चलिए, तो हमने देखा वॉल्यूम करेक्शन, हमने देखा प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन था V - NV, प्रेशर करेक्शन था P + AN²/V²। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो P + AN²/V² मल्टीप्लाइड बाय V - NB इज इक्वल्स टू nRT। ये हो गया हमारा वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन। अब इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो A और B की वैल्यूज़ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है। A और B की वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं, ठीक है। बस इतना ही समझना था। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, Z इज टू PV/RT। अब Z की वैल्यू 1 हो सकती है, Z की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। Z का एक और फॉर्मूला होता है V real/V ideal, ठीक है। तो दो कंडीशन हम लोग देखते हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे, और दोनों पे टेम्परेचर को हम लोग मॉडरेट मानेंगे, ठीक है। तो लो प्रेशर पे क्या होगा, एट लो प्रेशर जब प्रेशर को हम लोग काफ़ी कम कर दें, तो जब प्रेशर कम रहता है तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अरे ग्राफ पढ़े थे ना, जिसमें प्रेशर शुरू में बहुत कम था तो रियल गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। हम रियल गैस की बात कर रहे हैं। जब प्रेशर बहुत कम था तो रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से काफ़ी ज़्यादा था, मतलब प्रेशर कम तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा। इसका मतलब जो V - NB है, अगर मैं सिर्फ 1 मोल की बात करूँ, फॉर 1 मोल की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V - B,
तो ये नियरली वी के इक्वल होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला ए बी काफ़ी स्मॉल होते हैं। एन बी में से मैंने एन को 1 ले लिया तो बचा क्या? बी। अब प्रेशर बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 1000 में से आप 1 माइनस कर रहे हो तो उसको 1000 ही लिखना, कोई गलत नहीं होगा। तो v माइनस बी यहाँ पे नियरली इक्वल होगा v के। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1 मोल की यहाँ पे बात हो रही है तो n की वैल्यू 1 रहेगी, तो ये हो गया p प्लस ए बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v माइनस बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब यहाँ पे v माइनस बी को हमने क्या मान लिया? v मान लिया, क्योंकि b काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो v माइनस बी को हमने क्या मान लिया है? v मान लिया, तो p प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब इस v को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पी वी, यहाँ से एक v कैंसिल, तो ये आ जाएगा a बाय वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अब एक काम करो, सबको आर टी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा पी वी बाय आर टी प्लस ए बाय वी आर टी प्लस एन आर टी। सॉरी, एन की वैल्यू तो 1 हो गई ना, एन की वैल्यू तो 1 हो गई, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो गई। ध्यान में आया? एन की वैल्यू 1 है और ये हो गया आर टी बाय आर टी। तो आर टी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। पी वी बाय आर टी कुछ होता है, क्या होता है? ये होता है z। ठीक है, तो z प्लस ए बाय वी आर टी इज इक्वल्स टू 1, तो z इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए बाय वी आर टी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये वैल्यू 1 से कम आने वाली है। अरे एक में से कोई चीज़ जा रही है तो हमेशा वो 1 से कम ही होगा ना। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये तो फिक्स है, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव। केल्विन में रख रहे हो, कैसे नेगेटिव हो सकता है? वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इन लोग तो नेगेटिव रहने वाले नहीं है, एक ही वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी नहीं। तो सब पॉजिटिव और 1 में से उसको माइनस कर रहे हो, 1 में से किसी छोटी वैल्यू को माइनस करोगे वो 1 से कम ही आएगा। मतलब यहाँ पे z की वैल्यू 1 से कम है, z की वैल्यू 1 से कम है मतलब वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, और इसका मतलब वो दिखा रहा है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन हो गया, खत्म। यही आपको सीखना था। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे कि आप टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमने लो प्रेशर पे देखा ताकि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए और यहाँ से हमें कुछ मिल जाए, z की वैल्यू। अब दूसरी बार हम हाई प्रेशर करेंगे ताकि यहाँ से हमें कुछ मिल जाए। पहला केस लिख लिया, चलो लास्ट केस है, लास्ट कंसेप्ट है, झेल लो थोड़ा सा। मुझे पता है आज कंसेप्ट ज़्यादा हो गए बट चैप्टर तो खत्म हो गया ना। चलो चलिए अब दूसरा केस देख लेते हैं, एट हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन याद करो तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये इक्वेशन था, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा P प्लस ए बाय वी स्क्वायर और v माइनस बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, प्रेशर हमने हाई कर दिया, इसका मतलब ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो गई, राइट। और यहाँ पे एक ऐसा होता है, ए बहुत स्मॉल होता है, और किसी छोटी सी चीज़ को किसी से डिवाइड भी कर दो तो वो और छोटा हो जाएगा, राइट। जैसे मतलब में आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपये को 100 से डिवाइड कर दो तो वो 0.01 आ जाएगा। तो ए भी कुछ वैसा ही है। लेट से ए की वैल्यू 1 है, वैसे होती नहीं है, बहुत छोटा होता है वो, और वी की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100, तो 1/100 0.01 आ जाएगा। तो 1000 में से तुम 0.01 माइनस करोगे, इससे अच्छा 1000 ही लिख दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, P, तो बस लिखवा दिया मैंने। सो इसकी जगह हम लिख देंगे P, ये हो जाएगा V माइनस बी, और ये आ गया NRT, n की वैल्यू 1, तो ये नेग्लेक्ट, तो ये हो जाएगा PV माइनस PB इज इक्वल्स टू RT। डिवाइडेड बाय RT करते हैं तो डिवाइडेड बाय, चलो अगले स्टेप में कंजूसी नहीं, पूरी जगह है, PV बाय RT माइनस PB बाय RT इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, अब RT को भी डिवाइड कर दोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, PB बाय RT हो गया Z, तो Z इज इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस PB बाय RT। ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू। 1 में कोई चीज़ जोड़ोगे तो वो चीज़ 1 से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब V रियल इज़ ग्रेटर देन V आइडियल, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, गैस एक्सपांड करेगी यहाँ पे, और ये है रिपल्सिव फोर्स। ओके, तो एक और चीज़ है यहाँ पे जब Z की वैल्यू 1 हो जाए, Z की वैल्यू 1 कब होगी देखो, लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट थोड़ा सा, ठीक है।
z इज इक्वल्स टू आया 1 प्लस पी बी बाय आर टी। जब पिछली बार क्या आया था, पिछली बार आया था z इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए बाय वी आर टी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, दोनों केसेस देख लेते हैं। मैंने बोला था कि रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए और टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा कर दिया जाए। तो नीचे वाली क्वांटिटी बहुत बड़ी हो गई, ऊपर वाली क्वांटिटी बहुत छोटी हो गई। तो किसी छोटी क्वांटिटी को किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर नियरली 0 आएगा। इसका मतलब ये नियरली क्या हो जाएगा, ये नियरली टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब z की वैल्यू नियरली 1 हो जाएगी और वो बन जाएगा एक आइडियल गैस। यहाँ पे भी मैंने बोला टेम्परेचर बहुत हाई कर दो, ए तो ऑलरेडी बहुत स्मॉल होता है, ए बहुत ही स्मॉल होता है। अब नीचे आप उसको वॉल्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर जो कि बहुत ज़्यादा है, सबसे मल्टीप्लाई करके इस छोटे से बच्चे को डिवाइड कर रहे हो, वो तो नियरली 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब z की वैल्यू नियरली 1 आ जाएगी। तो z की वैल्यू यहाँ पे भी नियरली 1 आ गई, मतलब वो बिहेव करेगा एज अ आइडियल गैस। ठीक है, तो ये लास्ट कंसेप्ट था हमारा। इसी के साथ हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर भी चैप्टर खत्म होता है। अब एक फालतू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, फिजिक्स का टेंशन मत लीजिए, कंटिन्यू करूंगा मैं, बहुत ही जल्दी उसको खत्म कर दूंगा। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के बाद सिलेबस कैसा भागा पता नहीं चला, वैसे उसमें भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, टेंशन मत लो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।